हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। वेलकम इन बायोलॉजी क्लास। अपने पिछले बायोलॉजी की क्लास में श्वसन तंत्र मानव में रेस्पिरेटरी सिस्टम का अध्ययन अपन ने किया था। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, मानव में परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, और मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र। तो स्टूडेंट, शरीर में एक ऐसा तंत्र जो शरीर के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है और पूरे शरीर का एक प्रकार से चक्कर लगाता है, वो परिसंचरण तंत्र कहलाता है। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा लसिका या लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। हम आज यहाँ बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। विलियम हार्वे ने सबसे पहले परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन किया था, बताया था। परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक खुला और दूसरा बंद प्रकार का। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र। स्टूडेंट्स, नॉन कोर्डेटा के कुछ जंतुओं में, जैसे मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, उनमें रुधिर का जो परिवहन होता है वो केवल बंद नलिकाओं में ही या नलिकाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि शरीर के खुले भागों में प्रवाहित होता रहता है। इस प्रकार के तंत्र को खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे आर्थ्रोपोडा में आपने कॉकरोच में पढ़ा होगा, उन खुले भागों को कोटर बोलते हैं जिनमें रक्त प्रवाहित होता है। दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये लगभग सभी विकसित जंतुओं में है। एक कोशिकीय प्रोटोजोआ, द्विस्तरीय पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, यहाँ तक परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। यहाँ तक गैसों का आदान प्रदान बिना रक्त के ही कोशिकाओं से विसरण के द्वारा होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र का निर्माण मेजोड्रम से होता है, इसलिए त्रिस्तरीय जंतुओं में परिसंचरण तंत्र बनना प्रारंभ हुआ। बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त केवल धमनी और शिराओं में ही प्रवाहित होता है, खुले भागों में कहीं पर भी रक्त नहीं आता। अब बात करें परिसंचरण तंत्र के भाग क्या है, तो एक तो भाग है ब्लड, जो कि एक मीडियम है, एक माध्यम है। ब्लड वास्तव में एक ऊतक है, जिसे अपन यूं कह सकते हैं, ऐसा ऊतक जो शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ता है और गतिशील रहता है, इसलिए इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। अगर एक पर वन वर्ड में आंसर पूछा जाए ब्लड क्या है, तो ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल लिक्विड है, संयोजी ये शरीर के विभिन्न भागों में चक्कर लगाता है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को पहुंचाता है, पदार्थों को लाता है, तो विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक। दूसरा है रुधिर वाहिनियां। तो रुधिर वाहिनियां कौन सी होती है? एक तो होती है धमनी, जो हृदय से रक्त ले जाती है, जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, आर्टरी। दूसरी है शिरा, जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और जो हृदय की ओर रक्त लाती है। तीसरी होती है केशिका, कैपिलरीज। ये धमनी और शिराओं की अत्यंत सूक्ष्म शाखाएं हैं, जो कोशिकाओं तक जाकर रक्त के विसरण में सहायक होती हैं। रक्त में से विभिन्न प्रकार के पदार्थों के विसरण में सहायक होती हैं। केशिकाएं आपस में जुड़ती हैं वापिस और शिरिका बनाती हैं।
शिराएं मिलकर शिराएं बनाती हैं, शिराएं हृदय में आकर खुलती हैं, हृदय से धमनियां निकलती हैं और धमनिकाओं में विभक्त होती हैं, अत्यंत सूक्ष्म शाखा। धमनिकाएं फिर अत्यंत सूक्ष्म शाखा केशिका में बट जाती है, यानी ये दोनों आपस में केशिकाओं के माध्यम से कनेक्ट रखती है। अब बात करें तीसरा भाग, हृदय। ये एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन, रक्त को पंप करता है। तो परिसंचरण तंत्र में अपने को 3 चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा। पहला ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियां, धमनियां, शिराएं और केशिका, और तीसरा हार्ट, हृदय। तो आज अपन बात करते हैं पहले ब्लड क्या है, ब्लड की संरचना क्या है, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। तो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त की मात्रा मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 लीटर होती है, लगभग 5 लीटर। रक्त का पीएच 7.5 के आसपास है, 7.48 होता है, हल्का क्षारीय होता है। धमनियों में जो रक्त प्रवाहित होता है वो शुद्ध रक्त होता है, और शुद्ध रक्त का रंग होता है चटकीला या चमकीला लाल, जबकि शिराओं में जो रक्त बहता है वो अशुद्ध रक्त होता है, वो गहरा लाल होता है। बात आती है रक्त बनता कहाँ है, तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जाओं में होता है, जहाँ रक्त कणिकाएं बनती हैं। उन ऊतकों को जो रक्त का निर्माण करते हैं उन्हें हीमोपोइटिक टिश्यू कहते हैं, हीमोपोइटिक टिश्यू। तो अब बात करें रक्त में क्या है, तो रक्त के 2 भाग हैं, एक प्लाज्मा है, एक रुधिर कणिका है। प्लाज्मा 55% है और ब्लड कार्पसल्स, रुधिर कणिकाएं लगभग 45% भाग बनाती है। पहले बात करते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा रक्त का एक तरल भाग है जिसमें रक्त कणिकाएं पाई जाती है, लेकिन प्लाज्मा के तरल भाग में प्लाज्मा का अधिकतम भाग जो जल से बना होता है उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुले रहते हैं। तो जो 55% प्लाज्मा है वो सामान्यतः रंगीन होता है, लेकिन अधिक मात्रा में पीला दिखाई देता है। तरल है, लिक्विड है, हल्का क्षारीय है और कोलोइड प्रवृत्ति रखता है। कोलोइड यानी ऐसे विलयन जिसमें कोई भी उसमें घुलनशील चीजें वो समांगी मात्रा में घुलनशील रहती हैं, एक सार दिखाई देती हैं, वो कोलोइड विलयन है। इसमें अधिकतम जल की मात्रा है लगभग 90%, जिसके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुल रहते हैं। यहाँ बात आती है जल क्या है, तो जल भी एक अकार्बनिक पदार्थ है, लेकिन वो एक माध्यम का कार्य कर रहा है। लगभग 10% जो भाग इसमें घुले रहते हैं उनमें कार्बनिक और अकार्बनिक। मैं कार्बनिक को अलग प्रकार से समझाता हूँ। सबसे अधिक मात्रा है प्रोटीन की, लगभग 7% प्रोटीन, आगे बात करेंगे। तो वसा थोड़ी सी मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट मात्रा बदलती रहती है, न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ, यूरिया और यूरिक अम्ल। प्रोटीन के अलावा जो भाग हैं इनकी मात्रा शरीर की क्रियाओं के अनुसार प्लाज्मा में बदलती रहती है। जैसे किसी हार्मोन का स्रावन हुआ, हार्मोन की मात्रा बढ़ गई, ग्लूकोज का अधिक खर्च हो गया तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो गई। सामान्यतः ग्लूकोज, फ्रक्टोज रक्त में पाए जाते हैं। बात करें अकार्बनिक पदार्थ या खनिज, तो इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, Fe और बाइकार्बोनेट, इनमें सर्वाधिक मात्रा सोडियम और क्लोराइड की है। अपन सोडियम क्लोराइड नमक को बोलते हैं, तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक होती है, बाकी अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें गुलित अवस्था में गैसें भी हैं, CO2 और O2। अल्प मात्रा में नाइट्रोजन भी पाई जाती है। तो स्टूडेंट ये बात हुई प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा में अपन ने देखा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ रहते हैं। 55% रक्त का भाग बनाता है प्लाज्मा, जो कि तरल है। अब इसके अंदर जो घुले हुए भाग है उन भागों के कारण ये कोलोइड बन जाता है। इसके साथ में जो 55% ब्लड कार्पसल्स है, रक्त कणिकाएं है,
यहाँ कई बार स्टूडेंट पूछता है सर इनको रक्त कोशिकाएं क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये गतिशील है, इसलिए इनको कार्पसल्स नाम दिया गया है। एक स्थान पर फिक्स नहीं है, रुधिर के साथ चलती रहती है, परिसंचरण करती है, परिभ्रमण करती है। तो पहले अपन बात करते हैं थोड़ी सी प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन की। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लाज्मा का, जिसका निर्माण लीवर में होता है। प्रोटीन मुख्य रूप से 4 प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा की है: एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन। सर्वाधिक मात्रा एल्ब्यूमिन की है स्टूडेंट्स। एल्ब्यूमिन रुधिर का परासरण दाब बनाता है। एल्ब्यूमिन के कारण ही रक्त का धमनियों में, शिराओं में, शरीर के विभिन्न भागों में एक निश्चित परासरण दाब बना रहता है। एल्ब्यूमिन रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है, नियमन करता है। दूसरा ग्लोब्युलिन प्रोटीन है जो एंटीबॉडी निर्माण बनाने में काम आती है। तीसरा फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का, ब्लड का क्लोटिंग, जब कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ रक्त बहना प्रारंभ हो जाता है, कुछ समय बाद रक्त सूख कर एक थक्का बन जाता है। वो थक्का बनाने में ये दोनों प्रोटीन काम आते हैं। तो मैंने सबके कार्य बता दिए: रक्त का ओपी बनाना, एंटीबॉडी बनाना और ब्लड कोएगुलेशन या रक्त का स्कंदन थक्का बनाने में है। NaCl सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। ये अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो प्रोटीन में सर्वाधिक मात्रा कौन सा है? एल्बुमिन। और खनिजों में सबसे मात्रा अधिक सोडियम और क्लोराइड की है। अब अपन बात करते हैं रक्त कणिकाओं। सबसे पहले लेते हैं अपन लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिसका नाम है इरिथ्रोसाइट। कहीं पर भी इरिथ्रो है, इसका अर्थ होता है लाल, इसका अर्थ है रेड। दूसरा WBC, व्हाइट ब्लड कार्पसल, श्वेताणु भी बोलते हैं इनको, श्वेत रुधिर कणिकाएं बोलती हैं। ल्यूकोसाइट, ल्यूको का मतलब होता है श्वेत या रंगहीन, साइट्स का मतलब है कोशिका। फिर आता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स के अंदर एक पदार्थ होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, उसके आधार पर इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट, जो रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर ब्लड के अंदर, पुरुष के अंदर, और स्त्रियों में इसकी संख्या थोड़ी सी कम हो जाती है, 42 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर ब्लड। लाल रुधिर कणिका गैसों का परिवहन करती है, O2 और CO2 दोनों का परिवहन करती है। लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में भी आगे अपन और पढ़ते हैं, बात करते हैं। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, श्वेत रुधिर कणिका, इनकी संख्या 7000 प्रति घन मिलीमीटर है। ये एंटीबॉडी बनाकर शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब भी हमारे शरीर में कोई रोग होता है, इन्फेक्शन होता है, तो WBC की संख्या बढ़ने लगती है। और प्लेटलेट्स 3 लाख लगभग प्रति घन मिलीमीटर ब्लड पाई जाती है, जो रक्त का स्कंदन या थक्का बनाते हैं। तो पहले लेते हैं अपन RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। निर्माण कहाँ होता है? लंबी अस्थियों की अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मेरो में इरिथ्रोपोइटिक टिश्यू, इरिथ्रोपोइसिस प्रक्रिया के द्वारा लाल रुधिर कणिका का निर्माण करते हैं। इनका जीवन काल 120 दिन है, औसतन 120 दिन तक ये क्रियाशील रहती है। इनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इनमें केंद्र का अभाव होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। केंद्र का अभाव होने के कारण इनकी आकृति दोनों ओर से अवतल, इसको बोलते हैं उभया अवतल हो जाती है। केंद्रक नहीं होने से ये हीमोग्लोबिन की अधिक मात्रा को धारण कर सकते हैं। आरबीसी का भक्षण, जब आरबीसी का जीवन काल पूरा हो जाता है तो प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली जिसको बोलते हैं, उसमें और यकृत में इस आरबीसी का भक्षण होता है। आरबीसी के भक्षण के दौरान हीमोग्लोबिन भी नष्ट होता है। हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है जो ग्लोबिन और हिम, आयरन या लोहे का बना होता है। हिम भाग और ग्लोबिन भाग, तो ग्लोबिन प्रोटीन है वो तो डाइजेस्ट हो जाती है, पाचन हो जाता है ग्लोबिन का, तो जो हिम भाग एफ ही रह जाता है,
इस Fe को बिलवर्डिन और बिलरुबिन नामक उत्सर्ज्य पदार्थों में बदल दिया जाता है, जो आगे आप पढ़ा होगा आपने, पाचन तंत्र के अंदर पित्त के साथ सर्जित होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा एक स्वस्थ मनुष्य में 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड होती है। स्त्रियों में इसकी मात्रा 14 ग्राम पर 100 ml होती है। हीमोग्लोबिन के बारे में अपन श्वसन तंत्र में पढ़ चुके हैं। O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करना आरबीसी का कार्य होता है। हीमोग्लोबिन के अलावा इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो O2 के परिवहन में सहायक होता है। O2 के और CO2 के द्वारा बनने वाले बाइकार्बोनेट क्रिया के अंदर विशेष रूप से महत्व रखता है। दूसरी बात करते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसल, श्वेताणु श्वेत रुधिर कणिका। ये स्टूडेंट 7,000 प्रति घन या घन mm ब्लड में होती है और प्रारंभिक रूप में इनको दो प्रकार में विभक्त करते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट जिनमें कण पाए जाते हैं, डॉट डॉट ऐसे कोशिका द्रव में कण पाए जाते हैं, उनको रखा गया कणिका में है। दूसरे जिनके कोशिका द्रव में कण नहीं पाए जाते हैं उनको रखा गया कणिका विहीन। एक ग्रेन्युलोसाइट जो है वो फिर 3 प्रकार की होती है। इनका केंद्रक एक प्रकार से पॉलीमार्फिक होता है, विभिन्न प्रकार की आकृतियों वाला होता है। दूसरा, इनको अभिरंजित जब किया जाता है तो अलग अलग अभिरंजक से ये अभिरंजित होती हैं, इसलिए इनको 3 प्रकार में बांटा। पहला न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल वो कणिका में WBC जिनका अभिरंजन अम्लीय अभिरंजक, इयोसिन क्षारीय मेथिल ब्लू या किसी भी उदासीन अभिरंजक से अभिरंजित हो जाती है। इयोसिनोफिल ये अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित होती है, जैसे इयोसिन। बेसोफिल क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित होती है, जैसे मेथिल ब्लू। अभिरंजक एक पदार्थ है जो कोशिका को रंग प्रदान करता है, क्योंकि कोशिकाएं पारदर्शी होती हैं। तो माइक्रोस्कोप से जब अपन कोशिका का अध्ययन करेंगे तो अपने को कोशिका ट्रांसपेरेंट होने के कारण लाइट उसके पार निकल जाएगी, कुछ दिखाई नहीं देगा। तो जब अभिरंजित डाला जाता है तो कोशिका के विभिन्न भाग हल्का और गहरा दिखाई देने लगता है, तभी अपने को कोशिका की संरचना समझ आती है। अब बात करें इनके केंद्र की, तो न्यूट्रोफिल का केंद्रक पॉलीमार्फिक है, बहु संरचना वाला है। कई पिंड है इसमें, 1 2 3 4 5 से 7 पिंड होते हैं। एक विशेष बात, मादा की WBC की न्यूट्रोफिल में इसके केंद्र के साथ एक छड़नुमा संरचना होती है, जिसे ड्रम स्ट्रिक बोलते हैं। आगे आप पढ़ोगे बार बॉडी भी होती है, जो मेल और फीमेल को पहचानने में भी काम आती है रक्त के द्वारा। तो ये बात हुई न्यूट्रोफिल की। न्यूट्रोफिल इन WBC में और कणिका में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। लगभग 60 से 70% इसकी मात्रा होती है। ये भक्षण का कार्य करती है, रोगों से रक्षा करने में सहायक होती है। दूसरा इयोसिनोफिल, इसका केंद्रक बाइलोब्ड है, 2 लोब से बना है और एक धागेनुमा संरचना से जुड़ा है। सर्प के जो चिन्ह का निशान होता है उसकी आकृति का होता है। ये लगभग 2 से 4% होती है और सामान्य जब शरीर में कोई रोग हो जाता है, कोई एलर्जी हो जाती है, शरीर में कहीं इन्फेक्शन हो जाता है, कहीं हड्डी टूट जाती है, तो सबसे पहले इयोसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है। डॉक्टर कहता है ब्लड की जांच कराओ। ब्लड की जांच में यही देखा जाता है कि इसमें इयोसिनोफिल या बेसोफिल्स या मोनोसाइट्स तो नहीं बढ़ रहे हैं। अगर बढ़ रहे हैं तो उसको लगता है शरीर में कहीं इन्फेक्शन है। तीसरी बेसोफिल, जिसका केंद्रक भी बाइलोब्ड है, लेकिन जो जुड़ने के बाद संरचना बनती है वो लगभग एस आकृति का हो जाता है। ये क्षारीय अभिरंजक मेथिल ब्लू से अभिरंजित होता है। इसकी मात्रा सबसे कम है, 0.5 से 2% है। टीबी के रोगी में इसकी संख्या बढ़ती है
और ये रोग के आइडेंटिफिकेशन या पहचान में काम आती है। अब आती है कणिका विहीन, जिनकी कोशिका द्रव में कोई कण नहीं पाया जा रहा है। ये दो प्रकार की, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। पहली मोनोसाइट, इन सभी WBC में सबसे बड़े आकार की कोशिका कौन सी है? मोनोसाइट। मोनोसाइट का केंद्र गोल होता है, एक ओर से दबा होता है जैसे किडनी होती है, या सेम के बीज की आकृति का होता है। लिम्फोसाइट, इसका केंद्र गोल होता है, केंद्रक बड़ा होता है, कोशिका छोटी। यहाँ कोशिका बड़ी है, केंद्र छोटा है। इसकी मात्रा 20 से 25% लिम्फोसाइट की होती है। लिम्फोसाइट मुख्य भक्षण कोशिकाएं हैं, जो आगे आप पढ़ेंगे। प्रतिरक्षा तंत्र में 4 प्रकार की होती हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, फिर टी, पहले 2 प्रकार की, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, फिर टी लिम्फोसाइट 4 प्रकार की। किलर कौन सी है, हेल्पफुल कौन सी है, तो अपन उसके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ ये एंटीबॉडीज बनाकर शरीर की रक्षा करती हैं। लिम्फोसाइट कोशिकाएं रोगी के शरीर में लंबे समय तक एक्टिव रहती हैं और संक्रमण समाप्त हो जाने के बाद भी रहती हैं। तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट भी शरीर में प्रतिरोध की क्षमता बनाने का कार्य करती है। स्टूडेंट्स, ये बात हुई WBC की। अब बात करते हैं अपन थ्रोम्बोसाइट्स की, प्लेटलेट्स। इनमें भी केंद्रक नहीं होता है और ये भी रक्त का स्कंदन जमाने में थ्रोम्बोसाइट नामक पदार्थ का स्रावन कर रक्त के बहने को रोकते हैं स्कंदन बनाने से। स्टूडेंट, ये हुई रक्त की संरचना। तो मैं एक बार फिर बता दूं, परिसंचरण तंत्र के प्रकार। परिसंचरण तंत्र के 3 भाग, पहला ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल, तीसरा हार्ट। एक एक करके अध्ययन करेंगे। फिर सबसे पहले लेते हैं अपन ब्लड। ब्लड की 2 भाग, प्लाज्मा, ब्लड कार्पस्कल्स। प्लाज्मा के अंदर 2 भाग, कार्बनिक और अकार्बनिक। ब्लड कार्पस्कल्स रुधिर कणिका 3 प्रकार, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC का नाम है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो का मतलब होता है लाल। ल्यूकोसाइट, ल्यूको का मतलब है सफेद या रंगीन। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोप्लास्टिन से बना हुआ नाम है। अब बात करते हैं अपन RBC की। तो RBC की संरचना, RBC का निर्माण, जीवनकाल, भक्षण, इसमें पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन। स्तनधारियों में एम्फियोमा, एम्फीबिया का जंतु है, उसकी RBC सबसे बड़ी होती है। और RBC के बारे में और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिनके बारे में अपन अलग टॉपिक में बात करेंगे। WBC, ये 2 प्रकार की, कणिका में, कणिका में। कणिका में 3 प्रकार की, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। किस आधार पर? अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित होने के आधार पर। इनकी पहचान केंद्र के आधार पर की जा सकती है। तीनों का केंद्र स्पष्ट है। फिर कणिका विहीन 2 प्रकार की, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, इनकी संख्या 3 लाख। रक्त का थक्का बनाना, इनमें भी केंद्र का अभाव होता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर रुधिर में थ्रोम्बोसाइट्स की कमी हो जाए तो फिर त्वचा से रक्त बाहर निकलने लग जाता है और इसको बोलते हैं परपुरा डिजीज, परपुरा रोग। तो स्टूडेंट, आज के पीरियड में इतना ही। मैं समझता हूँ आपको ब्लड की संरचना अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगले टॉपिक में अपन बात करेंगे ब्लड क्या कार्य करता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद। ये देखिए स्टूडेंट, परिसंचरण तंत्र के प्रकार, भाग और प्लाज्मा के कार्य, और इधर ब्लड कार्पस्कल्स, कार्पस्कल्स से डायग्राम,